नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। मैं जीतू शेख आपको इस चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम एक ऐसा टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना, और हम सबको ये ऑलरेडी मालूम है, हम सब लोग ऑलरेडी सुने हैं इसके बारे में। मेरा आज का ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है, हम आयुर्वेद के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन उसको सिंप्लीफाई तरीके से किस तरीके से समझे और लोगों को किस तरीके से समझाए कि आयुर्वेद क्या है और इसमें क्या क्या होता है और उसमें फायदे और नुकसान क्या है इसके। आज का इस वीडियो से हम ये जानेंगे कि आयुर्वेद बेसिकली क्या है। बिल्कुल सिंपल बातों में या सिंपल भाषा में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा एक चीज है जो प्राचीन काल से प्रचलित है, लेकिन अभी भी जन समाज में इतना सारा दबदबा अभी तक नहीं है। भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, उनका पूर्वजों ने इसका काफ़ी इस्तेमाल किया था और काफ़ी लोग स्वस्थ रहा था इसको इस्तेमाल करने के बाद। भूमिका में ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आयुर्वेद क्या है और क्या इसकी बेनिफिट हो सकता है हमारे लिए। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। आपका जो जीवन जीने का तरीका है या जीवन जीने का जो साइंस है, उसी को हम आयुर्वेद बोल सकते हैं। यह स्वास्थ्य की एक ऐसी समग्र प्रणाली है जिसका प्राचीन काल से पालन किया जा रहा है। आयुर्वेद के अनुसार केवल बीमारियां या रोग से मुक्ति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की स्थिति है। आयुर्वेद ये बोलता है, आप अगर बीमारी से मुक्त है तभी आप स्वस्थ नहीं है। आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों चीजों का जब संतुलन होगा तो आपको स्वस्थ माना जाएगा, तो आपका शरीर है तब स्वस्थ होगा। आयुर्वेद के प्राचीन ऋषि आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ व्यक्ति को परिभाषित किया है। उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसमें दोष, अग्नि, धातु, मल, क्रिया संतुलित है और जो एक संतुलित मन और आत्मा के साथ खुश है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। वैसे भी हम देखा जाए आज के जो आधुनिक युग में, आप देखिए जिस व्यक्ति का मन, शरीर और आध्यात्मिक संतुलन है, ये तीनों लेवल में वो खुश है, तभी हम उसको स्वस्थ व्यक्ति मान सकते हैं। वैसे तो आदमी का शरीर काफी स्वस्थ होता है, लेकिन अगर मन आपका खराब है, मन अगर आपका अस्वस्थ है या दुखी है, अगर आपका आध्यात्मिक जो लेवल है वो सही नहीं है, तो आपको स्वस्थ कैसे बोला जा सकता है। तो स्वस्थ एक व्यक्ति का परिभाषा ऑलरेडी हमें प्राचीन जो ऋषि मुनि था वो हमें ऑलरेडी दे गया है। इस प्रकार आयुर्वेदिक उपचार में बीमारियों को रोकने के लिए व्यक्ति की जीवन शैली और खान पान की आदत को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही दोष में संतुलन बहाल करने के लिए शमन चिकित्सा, जिसको शांति या दर्दनाशक उपचार बोलते हैं, और शोधन चिकित्सा, जिसको शुद्धि उपचार भी की जाती है। आयुर्वेद इस विश्वास को मानता है, उपचार का मार्ग शरीर और मस्तिष्क में संतुलन स्थापित करता है। आयुर्वेद को चिकित्सा के सबसे प्राचीन और प्रमाणित उपचार प्रणाली माना जाता है, जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। स्वस्थ या रोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए आयुर्वेद का जो समग्र दृष्टिकोण है, उनकी किसी भी अन्य चिकित्सा विज्ञान से तुलना नहीं की जा सकती है। व्यक्ति को रोग से बचा के रखना और स्वस्थ बनाए रखना आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य रहा है। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का दिव्य प्रचारक माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में उन्हें स्वस्थ और धन प्रदान करने वाली देवता का दर्श प्रदान किया गया है। आयुर्वेद व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को एक संपूर्ण इकाई के रूप में मानता है और इस आधार पर काम करता है कि मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शरीर और मन एक साथ मिलकर बीमारी को दूर कर सकते हैं, ये आयुर्वेद का मानना है और इसी प्रकार आयुर्वेद काम करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक समृद्ध इतिहास रहा है। यह भारत की पारंपरिक चिकित्सा और दुनिया में स्वास्थ्य सेवा की सबसे पुरानी प्रणाली है। यह एक निवारक और उपचारात्मक दोनों प्रकार की विधियों से युक्त प्रणाली है, जिसका प्रयोग 5000 वर्ष से भी अधिक समय से किया जा रहा है। मूल रूप से आयुर्वेद का जो ज्ञान याद रखकर हर पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा के रूप में साझा किया जा रहा है। आयुर्वेद को संस्कृत में 5000 साल से पहले हमारा जो पौराणिक वेद है, उसमें आयुर्वेद को दर्ज किया गया था। आयुर्वेद के बारे में वर्तमान ज्ञान मुख्य रूप से बृहत्तत्री नामक 3 महान ग्रंथों पर आधारित है, जिनमें सरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय शामिल है। इन पुस्तकों में उन मूल सिद्धांतों और नियमों का वर्णन किया गया है जिनसे आधुनिक आयुर्वेद विकसित हुआ है। जीवन भर व्यक्ति की अंतर्निहित जो प्रकृति है वो समान रहती है। हालांकि व्यक्ति को प्राकृतिक दिन और रात, मौसमी बदलाव, आहार, जीवन शैली तथा विभिन्न आंतरिक, बाहरी व पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती रहती है। आयुर्वेद बीमारी से बचाव पर बहुत जोर देता है। इसके लिए दैनिक और मौसमी आधार पर उचित आहार नियम के माध्यम से स्वस्थ बनाए रखने की सलाह देते हैं, जिससे व्यक्ति की प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो आयुर्वेद आपने देखा कि खान पान, आहार विहार जितना भी है उसको संतुलित रखने में ध्यान देता है। आयुर्वेद कहता है कि 3 गुण होते हैं जिनसे व्यक्ति की प्रकृति की विशेषताएं निर्धारित होती है। इन 3 गुणों को दोष कहा जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक ये त्रिदोष इसको कहा जाता है, जिसमें से वात, पित्त और कफ के नाम से जाना जाता है।
तीनों गुणों के व्यक्ति के शारीरिक कार्य पर विशेष प्रभाव होता है। ये जो 3 दोष है आयुर्वेद ने जो निकाल के दिया है, वात, पित्त और कफ, इसका जो प्रभाव है अलग अलग और शारीरिक कार्यों पर निर्भर होता है। आयुर्वेद चिकित्सा के विद्वानों का मानना है प्रत्येक व्यक्ति में 3 दोषों का एक नापातुला संतुलन है। किसी का वात बढ़ेगा तो पित्त कमेगा या उसको कफ की दिक्कत आएगा। तो ये जो 3 वात, पित्त और कफ, इन तीनों के आधार पर ही आयुर्वेद जो है चिकित्सा प्रणाली को आगे बढ़ाता है और इसी के आधार पर ही चिकित्सा प्रणाली में बदलाव करके उनको अलग अलग प्रक्रिया द्वारा दवा या जड़ी बूटी का इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यक्तिगत दोष लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। ये व्यक्ति की भोजन, व्यायाम और अन्य कारकों से प्रभावित होता है। आप सबको मालूम है, जैसे हमने कोई भोजन खाया या कोई व्यायाम ज़्यादा किया या कम किया या अन्य कई चीज़ों के जो प्रभाव है उससे हमारा जो व्यक्तित्व है या व्यक्ति है उसमें दोषों में परिवर्तन होता है। उसमें दोषों में संतुलन की तरह ही 7 धातु या सप्त धातु में एक संतुलित स्थिति व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर है। यहाँ पे आपने देखा होगा दोष के साथ साथ कुछ धातु भी होता है जो व्यक्ति का जो संतुलन है उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो धातु है शरीर की उत्तक प्रणाली और 7 धातु में से प्रत्येक का परस्पर संबंध होता है। ये धातु जो है अलग अलग काम नहीं करता, ये परस्पर आपसी संबंध के साथ ही काम करता है। अभी हम इस 7 धातु को देख लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा ब्रैकेट में दिया गया है कि कौन सी धातु कहाँ से निकलता है। जैसे कि रस धातु, ये किससे निकलता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लाज्मा और लसिका सरल पदार्थ, स्तन ग्रंथियां, उनके तरल पदार्थ मासिक धर्म प्रवाह से बना है। मतलब जो रस धातु है वो कहाँ कहाँ से निकलता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो रक्त धातु है वो आपको मालूम है लाल रक्त कोशिका, रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों के टेंडन से बना है। साथ में अगला है मांस धातु, मांसपेशियों और त्वचा से बना है ये। इसके अलावा है मेद धातु, मेद आपको मालूम है जैसे बसा हो गया, इसको मेद बोलते हैं हम लोग। इसके साथ साथ अस्थि धातु, अस्थियों के नाम से आपको मालूम है कि ये हड्डियां और धातु से बना है। साथ में इसमें एक और है कि मज्जा धातु, ये भी अस्थि का जो मज्जा है उससे बना हुआ होता है। इसके अलावा शुक्र धातु प्रजनन द्रव्यों से बना है। तो आपने देखा होगा कि धातु देखिए किस तरीके से साइंस से पहले ही आयुर्वेद ने किस तरीके से धातु को अलग अलग प्रकार से यहाँ पे वर्णन कर चुका है 5000 साल पहले ही। तो आप मान सकते हैं कि कितना हमारा जो आयुर्वेद है उस टाइम से कितना विकसित हो चुका होगा। आजकल साइंस के बाद हमने टेस्टिंग के बाद, लेबोरेटरी टेस्ट के बाद हमको मालूम पड़ता है कि ये जो बीमारी है किस लिए हुआ है या ये किसकी वजह से हुआ है। लेकिन आयुर्वेद जो है 5000 साल पहले ही इन धातुओं का अलग अलग वर्णन दे चुका है और ये बिल्कुल रिलेवेंट है। आपने देखा होगा अगर हमने प्रजनन धातु की बात किया, शुक्र धातु की बात किया तो कहाँ से निकलता है हमें मालूम पड़ जाता है। इसके बाद प्रत्येक धातु को पोषण आहार रस से मिलता है, हम सबको मालूम है, जो फिर अगले धातु को दिया जाता है। प्रत्येक धातु शरीर से विशिष्ट अपशिष्ट होता है उत्पादित, जैसे खराब मांस, आंसू, स्लेम और पाचन पित्त को बाहर निकालता है। धातग्नि में धातु अपने कार्य का फैसला करता है। तो इस तरीके से जो शरीर काम करता है यहाँ पे वर्णन किया गया है। सभी धातु 3 में से किसी एक दोष द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे हमने पहले दोष की बात किया था, वात, पित्त, कफ। उदाहरण के लिए अगर कफ दोष रस है तो मांस, मेद और शुक्र धातु को नियंत्रित करता है ये कफ। पित्त दोष मज्जा और रक्त धातु को नियंत्रित करता है और वात दोष है अस्थि धातु को नियंत्रित करता है। इसलिए आपने सुना होगा कि वात विष जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं या घुटने का दर्द वगैरह जब होता है, तो ये पहले ही आयुर्वेद ने बोल के गया है कि वात दोष से जितना भी अस्थि या आपका हड्डियों का प्रॉब्लम होता है वात दोष की वजह से होता है। इसके साथ साथ ओजस सभी धातुओं का अंतिम सार है और हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का आधार है। यह शरीर के हर हिस्से में व्याप्त है। तो आपने देखा होगा प्रतिरक्षा प्रणाली को भी आयुर्वेद ने पहले ही बता चुका है और बता के गया है। ओजस कम होने के कारण आपको चिंता, भय, खुशी में कमी, खराब रंगत, संवेदी, अंग में दर्द, दुर्बलता, प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधित विकार जैसे लक्षण होते हैं। तो हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है जिसको हम आज की भाषा में इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, इसका पहले से ही आयुर्वेद ने बता के गया है, जिसको ओजस हम कह सकते हैं। वैसे तो आयुर्वेद का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इससे रोगों का निवारण हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद के इलाज के कुछ और भी विशेष फायदा होता है। जैसे कि आयुर्वेद से लोगों को यह जानने में मदद मिलती है कि किस प्रकार के भोजन, रंग, सुगंध, आवाज और स्पर्श उनके शरीर और मन को संतुलन और सामंजस्य की स्थिति को पैदा करता है। जब शरीर और मन संतुलन होता है तो शरीर की सामान्य अवस्था बहाल होती है और ये स्वस्थ हो जाता है। तो आपने देखा होगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है या बिल्कुल बैलेंस में जब है आपका शरीर, तो आपको स्वस्थ माना जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा का मुख्य लाभ ये भी है
कि इनमें कोई हानिकारक तत्व नहीं होता है, इनका उपयोग करना काफ़ी सुरक्षित होता है। आपने देखा होगा कोई भी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी या दवा है वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब आप उसको संतुलन मात्रा में लेंगे तो कोई ना कोई आपको लाभ ही पहुंचाएगा। अगर आपको लाभ नहीं भी पहुंचाएगा तो आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेगा। आयुर्वेद जो है हजारों वर्षों से एक भरोसेमंद और प्रामाणिक उपचार बना हुआ है, इसलिए अन्य जितना भी उपलब्ध चिकित्सा है विकल्पों का तुलना में आयुर्वेद के पास रोगों को इलाज करने का सबसे अधिक अनुभव है। यह भी इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। कितना दिनों का जो सालों का जो एक्सपीरियंस है जिसको हम बोल सकते हैं आयुर्वेद का, ये हमें बहुत बड़ा एक लाभ प्रदान करता है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी हो चुका है आयुर्वेद के पास। आयुर्वेद अब सबसे अधिक मान्यता प्राप्त उपचार में से एक है। आपने देखा होगा जैसे कोविड कोरोना के बाद किस तरीके से आयुर्वेद का प्रचार हुआ है और सभी इस चीज़ को मानने लग गया है। उस टाइम आपने देखा होगा जितना भी इम्यूनिटी बूस्टिंग या कोई भी ऐसा चीज़ है ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था आयुर्वेद का। पूरी दुनिया में इस वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का व्यापक रूप से अभ्यास किया जा रहा है। आयुर्वेद की कुछ प्रचलित तकनीक ध्यान, योग, जप, प्राणायाम, पंचकर्म और जड़ी बूटियां है, ये व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। चाहे आप आयुर्वेद के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञों के पास जाए, वे निवारक और उपचारात्मक दोनों प्रकार के दृष्टिकोण अपनाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी अगर हमने किसी दूसरे चिकित्सा पद्धति में गया तो वहाँ पे ओनली आपका उपचार करने के लिए ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे उपचार के साथ साथ निवारक दोबारा उस बीमारी का ना हो और उसका जड़ से खत्म करने को कोशिश किया जाता है आयुर्वेद के पास। आयुर्वेद ही ऐसा करता है। आयुर्वेदिक दवाएं दुनिया की सबसे पुरानी दवाइयों की प्रणाली में से एक है। इनके उपयोग की शुरुआत भारत से ही हुआ था। हजारों वर्षों में ये धीरे धीरे पूरी दुनिया का भरोसा जीतने में कामयाब रही है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले कई उत्पादों और प्रथाओं का उपयोग आधुनिक इलाज के साथ साथ सहायता के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए जड़ी बूटियां, मालिश और विशेष आहार आदि आपने देखा होगा। जितना भी विटामिन मिनरल्स आता है वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ही उसको मिला के ही बनाया जाता है, आपने देखा होगा। आयुर्वेद में संपूर्ण स्वास्थ्य को शरीर, मन, आत्मा और सामाजिक रूप से संतुलित जीवन के रूप में परिभाषित किया गया है। ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि शरीर, मन और आत्मा जब आपका संतुलित होता है और सामाजिक जीवन आपका जब संतुलित होता है, आप एक स्वस्थ या संतुलित जीवन जी रहे होंगे। वास्तव में सभी आयुर्वेदिक ग्रंथों में, विचारों और सिद्धांतों में संतुलन और जुड़ाव की दो अवधारणाएं गूंजती हुई प्रतीत होता है। मतलब आपका संतुलन और जुड़ाव ही आयुर्वेद का आधार माना जा सकता है। सभी समग्र स्वस्थ प्रणालियों की तरह आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा के बीच अपरिवर्तनीय संबंधों पर जोर देता है। हालांकि आयुर्वेद में व्यक्ति के जुड़ाव या संबंधता की अवधारणा व्यक्तिगत ना होकर सार्वभौमिक मानी जाती है। लोगों द्वारा आयुर्वेद दवाओं का उपयोग करने के तरीका उपयोगकर्ताओं की तरह अलग अलग होते हैं। कई लोग अपने पश्चिमी चिकित्सा उपचार के पूरक या सहायक के लिए आयुर्वेद दवाओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ आयुर्वेद आचार्यों का मानना है कि ध्यान जैसी आयुर्वेदिक थेरेपी आधुनिक रसायन चिकित्सा के दुष्प्रभाव को कम कर सकता है। कुछ लोग पुरानी बीमारी के दौरान शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए आयुर्वेद आधारित आहार नियम का उपयोग करते हैं, तो कुछ अधिक पौष्टिक भोजन लेने, ऊर्जा प्राप्त करने और वजन को स्वस्थ स्तर पर बनाए रखने के लक्ष्यों के साथ आयुर्वेदिक आहार का पालन करते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें किस तरीके से आयुर्वेद का प्रभाव पड़ा है। पश्चिमी देशों में कई सारे लोग अधिक से अधिक समग्र शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से आयुर्वेद की गैर चिकित्सा पद्धतियों को अपना रहे हैं। आपने देखा होगा पश्चिमी देशों से कई सारे लोग इंडिया में आके भी आयुर्वेदिक इलाज के लिए आते हैं और करवा रहे हैं। आपने देखा होगा और सुना होगा। योग की जो बढ़ती लोकप्रियता है ये भी इसका एक प्रमाण है, क्योंकि योग भी आयुर्वेद का एक हिस्सा है। आयुर्वेद में सभी को शुद्ध शाकाहारी खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है, जिससे आप सबको मालूम है वेजिटेरियन होने का कितना बड़ा एक फायदा है। यह हमेशा शाकाहारी भोजन की आदत का समर्थन करता है। जितना भी खाद्य पदार्थ है उनके सेवन पर आयुर्वेद के स्पष्ट नियम है। यह भोजन की आदतों की बहुत प्राचीन पारंपरिक शैली पर निर्भर करता है। इसमें यह सब कुछ है जो आप एक सर्वोत्तम आहार और औषधि संबंधी सुझाव में पसंद जरूर करेंगे। आयुर्वेदिक आहार में स्वाद की भी प्रासंगिकता काफी अधिक है। आयुर्वेद में मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैले जैसे महत्वपूर्ण स्वाद बताए गए हैं। इन से स्वादों की भागीदारी के साथ आयुर्वेद आधारित आहार शरीर के वजन को कम करने में प्रभावित भूमिका निभाएगा। आयुर्वेदिक आहार विशेष रूप से अग्नि के बारे में बात करता है। आयुर्वेद का कहना है कि अग्नि के बिना जीवन संभव नहीं है और इसमें जीवन को बढ़ावा देने की शक्ति है। जीवन का मुख्य स्रोत अग्नि है, जिसको हम जठाग्नि या इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद अग्नि को पाचन अग्नि के रूप में परिभाषित जा सकता है। आयुर्वेदिक भोजन अग्नि की अवधारणा से गहराई से जुड़ा हुआ है। मतलब आपको जो पाचन करने के लिए या आपका जो खान पीन है उसको पचाने के लिए यहाँ पे अग्नि के बारे में बात की
जाती है, जिसकी वजह से आपका जो पाचन है वो काम करता है। सभी को भोजन की आदतों के बारे में सावधान रहना चाहिए और पाचन अग्नि को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जिसको हम आयुर्वेद जिसको बोलते हैं अग्नि, जिसको हम भोग बोल सकते हैं, या भोग होने के बाद आपका जो जलन पैदा होता है उस अग्नि को आयुर्वेद जठराग्नि भी बोलते हैं। मेरा सुझाव आखिर में ये है, हम इतने सारा आयुर्वेद के बारे में जानने के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर, विशेषज्ञ या कोई भी विश्वसनीय स्रोत के अनुमति के बिना आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल आप मत कीजिए। हम सबको मालूम है कौन सा रिलायबल सोर्स है, कौन हमें धोखा नहीं दे रहा है, आयुर्वेदिक रियल आयुर्वेदिक हमें सेल कर रहा है, ये सब हम आज के दिन में हम सबको मालूम है और इंटरनेट या कोई भी सोशल मीडिया पे ऑलरेडी उपलब्ध है हर एक चीज। आप आयुर्वेदिक का कोई भी चीज लेने से पहले उसका जो सोर्स है, कहाँ से बना है, कौन बनाया है इसको, ये सभी चीज जानने के बाद ही आप जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल संतुलन हो चुका होगा और आप एक स्वस्थ जीवन यापन कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो था, हम आयुर्वेद के ऊपर थोड़ा सा आपको बताने को कोशिश किया, क्योंकि आने वाला दिन में हम इस चैनल के माध्यम से आपको आयुर्वेदिक के जितने भी जड़ी बूटी है उसके ऊपर हम वीडियो आपको देंगे और उन जड़ी बूटियों का फायदा और नुकसान दोनों हम इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगा मैं इसके फायदे क्या है और इसका नुकसान क्या है। और आप सबको मालूम होगा कि हमारा आसपास जितना भी चीजें है उसमें कौन सा आयुर्वेदिक तत्व है और इसका क्या फायदा है और क्या इसका नुकसान है। आयुर्वेद का इस्तेमाल से हम खुद और अपने परिवार को या समाज को रोग से मुक्ति करा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन यापन जी सकते हैं। ये सभी बातें तो आपको ऑलरेडी मालूम है और इसमें हम सहायता करेंगे आपको जानने के लिए कि कौन सा जड़ी बूटी का क्या काम है और कौन सा जड़ी बूटी आपको किस काम पे आता है और किस काम के लिए नुकसानदायक है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया होगा तो आपको आने वाला दिनों में इनके ऊपर वीडियो मिलते रहेगा, जितना भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है इसके ऊपर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।